हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी का मेन टॉपिक, जहां से हमारी ये वाली जो केमिकल काइनेटिक्स वाली थ्योरी है ये अब स्टार्ट होती है। मतलब अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो लेसन स्टार्ट हो रहा है ये अब हो रहा है, यानी कि इसका इम्पोर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है। बोर्ड या कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर होता है तो उसमें ये पॉइंट ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो अब हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारा मेन पॉइंट है, यानी कि वेग स्थिरांक और वेग व्यंजक क्या होते हैं इनके बारे में। ठीक है, अगर हमने पढ़ा है कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर, हमने पहले पढ़ा था कोई भी अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया वेग क्या होता है, पढ़ा था हमने। बिल्कुल वही, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग डिपेंड करता है वो उसमें अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। ये हमने प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ा था। पहला ही फैक्टर हमारा ये था, और एक हमारे लास्ट आते लिए भाई साहब भी थे, उन्होंने भी हमें बताया था कि कोई भी अभिक्रिया जो होगी उस अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मतलब अभिकारकों का वेग यानी अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया वेग को बढ़ाती है। जैसे हमने कहा अभिक्रिया वेग अगर वो समानुपाती है किसके, अभिकारकों की सांद्रता की, अभिकारकों की सांद्रता, ये मैंने ब्रैकेट बना दिया, इसका मतलब सक्रिय द्रव्यमान वही हो गया। ठीक है, मैं यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं। जैसे हमारे पास A और B है, B वो कन्वर्ट हो रही है C और D के अंदर। ओके, अब इसकी जो स्टोइकियोमेट्री है ये है हमारी N1, N2, M1 और M2। ओके, अगर किसी को ये पसंद आए तो ठीक है, ना तो हम वो भी लिख सकते हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d। क्योंकि किसी किसी बुक्स के अंदर जो होता है वो ऐसा लिखा होता है कि सर हमारी बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है a इस प्रकार से, b स्मॉल b, c और d। तो कैसे भी लिख सकते हैं, हमारे कोई ज्यादा इशू नहीं है। ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर कोई एक काल्पनिक अभिक्रिया है, इस काल्पनिक अभिक्रिया में आगे के अंक जो मैंने ब्लू में लिखे हैं ये है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री समझते हैं ना, जैसे अगर हमने कहा कि N2 और 3s2 2n3, तो यहाँ पर इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 3, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। तो इनके आगे जो अंक लिखे जाते हैं वो स्टोइकियोमेट्री होती है। तो यहाँ इसकी स्टोइकियोमेट्री हमारे सामने ये है। ओके, तो अब जो अभिक्रिया वेग है वो अभिक्रिया वेग का हम कहें कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अभिकारक हमारे ये है, तो यहाँ पर अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग, ये अभिक्रिया वेग हो जाता है समानुपाती है। अभिकारक कौन से हमारे पास, A है और B है। और हाँ, यहाँ अगर इनकी सक्रिय द्रव्यमान लिख देते हैं, अगर इनकी कोई स्टोइकियोमेट्री है तो उनको हमेशा किसमें लिखा जाता है, घातों के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसके अंदर कि अभिक्रिया के अंदर जो भी स्टोइकियोमेट्री हम काम में लेते हैं वो उसके घातों के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमने ये घात लिख दी। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम इसमें कहें कि यहाँ पर अभिक्रिया वेग, और अभिक्रिया वेग जो है उसको हम ये स्थिरांक को हटाएं तो यहाँ क्या आ जाता है k, और यहाँ पर क्या आ जाएगा A N1 और B N2। वेरी गुड, ये हमने बना लिया। ओके, ये सिंपल सा है। अब अभिक्रिया वेगों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dR/dt। ठीक है, मैं अभिक्रिया के लिए अभिकारकों के लिए लिख रहा हूं तो सीधी सी बात, चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर K A और B N1 और N2। ठीक है, तो ये हमारे जो K हमने लिखा है ये क्या है, हमारे K जो है हमारा वही एक स्थिरांक है जिसे कोई हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं, या इसी को ही हम वेग व्यंजक भी कहते हैं। वेग व्यंजक, वेग व्यंजक जो है एक्चुअल में वो देखा जाए तो पूरा का पूरा जो है ये वेग व्यंजक ही है, ये पूरा वेग व्यंजक है। वेग स्थिरांक तो सिर्फ और सिर्फ ये K है हमारे पास। ओके,
तो ये वेग स्थिरांक निकल गया। अब क्या होता है कि जब किसी भी अभिकारक में इन दोनों की वैल्यू 1 आए, यानी कि अगर हम कह दें कि यहाँ पर अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान दोनों इक्वल हो, यानी कितना हो 1, यानी 1 मोल हो, तब ये दोनों 1 हो जाएंगे। उस समय किसी भी रिएक्शंस का जो अभिक्रिया वेग होगा यानी dR/dt वो k के बराबर होगा। ओके, और उस समय ये k क्या कहलाता है? इस समय ये k कहलाएगा विशिष्ट वेग स्थिरांक, विशिष्ट वेग स्थिरांक। ओके, विशिष्ट वेग स्थिरांक इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये वाला। तो इन दोनों में अंतर क्या? सीधा सा अंतर है, बस अभिकारकों की सांद्रता 1 होनी चाहिए, तब वो विशिष्ट कहलाएगा, स्पेसिफिक कहलाएगा। और ये नॉर्मल है कि जब कभी अभिकारकों की सांद्रता 1 ना हो, अगर कुछ ज्यादा हो तो हम उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो इन दोनों में अंतर समझना। ओके, तो यहां सिर्फ हमने इसके वेग स्थिरांक के बारे में, वेग व्यंजक के बारे में डिस्कस किया, लेकिन इसके अंदर एक और नया टॉपिक इंक्लूड किया गया है, वो है हमारी अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो क्या है अभी देखना। हम इस रिएक्शन को, जैसे हमने यहां पर ये लिखा है, इसको मैं कैसे लिखूं? ऐसे भी लिख सकता हूं, -dR/dt के A और यहां B। सर आपने स्टोइकियोमेट्री नहीं लगाई? हाँ नहीं लगाई है भाई, स्टोइकियोमेट्री लगा देते हैं। स्टोइकियोमेट्री ये x और y। सर इधर तो n1 n2 लग रही है, हाँ लग रही है, इधर x और y लगेगी। x और y यहाँ पर जो है हम x प्लस y इन दोनों को जोड़कर क्या लिखते हैं? n। ठीक है, ये n लिखा, और ये दोनों n, इसी n को हम क्या कहते हैं? इसी n को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी भी किसी के मन में या किसी बच्चे के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि सर इधर n1 n2 है, इधर xy क्यों लिखा? ओके, तो मैं ये कहता हूं कि देखना, किसी भी रिएक्शन के अंदर n1 व n2 दोनों का मान x व y के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझना बच्चों। अब ये क्या बात हुई सर कि एक चीज के लिए दो अलग अलग मान? या तो ये हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि या तो कोई पर्सन गोरा होगा या काला होगा। सर ये बीच वाला कौन सा है? बीच वाला होता है ना, सांवला सा होता है, बिल्कुल होता है भी। हाँ, तो यहाँ n1 और n2 और xy ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कहलाती है सैद्धांतिक मान। कौन सा मान? सैद्धांतिक। बच्चों समझे क्या सैद्धांतिक में? नहीं, अरे वही थ्योरेटिकल वैल्यू जो हम यहाँ लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, कागज पेन कॉपी पर लिखते हैं, रिकॉर्ड में लिखते हैं, वो थ्योरेटिकल वैल्यू, सैद्धांतिक मान। बट ये जो मान होता है वो मान होता है प्रायोगिक, जिसको हम बिना किसी लैब के सोल्व ही नहीं कर सकते। हमें लेबोरेटरी में जाकर इनको अभिकारकों को मिलाना होगा, मिलाने के बाद हमें एनालिसिस करना होगा, तब जाके हमें जो मान मिलेंगे इन अभिकारकों के, वो होंगे एक्स वाई। लेकिन अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कि यहाँ जो मान डायरेक्ट हम थ्योरेटिकल लिख रहे हैं वो है n1 और n2। पहले पढ़ा भाई? नहीं पढ़ा? चलो मैं वापस समझा देता हूँ, ज्यादा भावुक नहीं होना है। ओके, कैसे देखना, जैसे हमारे सामने एक रिएक्शन है H2 और I2। ओके, चलो इसको मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ N2 और 3H2 2NH3, हमारी जानी मानी रिएक्शन। अब इसमें अभिकारक कौन से हैं? भाई सीधी सी बात है सर, हमें पता है अभिकारक इसके अंदर कौन से हो जाएंगे? N2 और H2। और सर आपने कहा था इसकी जो स्टोइकियोमेट्री होती है उनके क्या लिखते हैं? घात। बिल्कुल लिखते हैं, तो इसकी घात 1 है तो 1 लिखती, इसकी घात 3 है तो 3 लिखती। तो सर इसके लिए स्टोइकियोमेट्री टोटल अगर हम यहाँ कह रहे थे कि n1 प्लस n2, ठीक है, वो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 4 होना चाहिए।
लेकिन सर अगर हम इसको x प्लस वाई माने तो x प्लस वाई के अकॉर्डिंग इसका मान 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, दोनों का मान सही है, लेकिन यहां जो हम थ्योरेटिकल नजर आ रहा है 1 और 3, एक्चुअल में यहां पर n की वैल्यू ये नहीं होती है। यानी कि x प्लस वाई का मान और n1 n2 का मान हमें थ्योरेटिकल तो दिख रहा है कि 4 है, लेकिन एक्चुअल में प्रायोगिक मान जो इसका होता है वो 4 नहीं होता। यानी कि इन दोनों की घातों का योग हमें सिद्धांतिक रूप से बोर्ड पर नजर आ रहा है कि 4 हो रहा है सर, लेकिन प्रायोगिक जब करने जाते हैं तब हमें वहां उसके सिर्फ 0 0 मान पता चलता है कि इसके मान 0 ही होते हैं। तो सर ये क्या हो सकता है कि अभिक्रिया 0 कोटि, सर ये कोटि क्या है? सीधी सी बात है, मैं बता देता हूं कि किसी भी अभिकारकों के अंदर दोनों की जो घातें होती है, इन घातों का योगफल क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो अभिक्रिया की कोटि 0 भी हो सकती है, प्रथम भी हो सकती है, द्वितीय हो सकती है, तृतीय हो सकती है, 3 तक हो सकती है, 4 नहीं होती है। ठीक है, तो अब अभिक्रिया वेग जब हम निकालेंगे वेग स्थिरांक, तब वेग स्थिरांक में n1 n2 की वैल्यू x y के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्या पता जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसके बराबर निकल जाए प्रायोगिक के मान के, निकल जाती तो निकल जाती और नहीं निकलती तो भी नहीं निकलती है। भाई हमारे बस में थोड़ी ना, प्रायोगिक मान जो केमिकल रिएक्शन करेंगे वो हम बताएंगे। तो हमारे सामने ये ध्यान रखना है कि ये दोनों एक ही हैं, बट यहाँ n1 और n2 के मान समान हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक ये लिखूं, ये तो यहाँ पर n1 और यहाँ x और y दोनों क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि। परिभाषा अगर पूछ ले तो कंफ्यूज ना होना है, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है, दोनों ही थोड़े थोड़े से अलग है, इसलिए इसकी परिभाषा क्या दे देंगे? सीधी सी डिफाइन है बिल्कुल कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों की सांद्रताओं का घातों का योग, उनकी पावर का जो सम होगा उसको हम कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। ओके, तो अभिक्रिया की कोटि क्या क्या हो सकती है? बिल्कुल, अभिक्रिया की कोटि यानी n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 भी हो सकती है। अब ये क्या है सर? बिल्कुल इनको हम पढ़ेंगे आगे कि हमारे सामने इस 0 1 2 3 है क्या। ओके, अभी तक हमने जो समझा इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लें। ओके, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। अब हमारे काम जो पड़ेगा वो सारा का सारा किससे है? अभिक्रिया की कोटि से काम पड़ेगा, अभिक्रिया की कोटि से। तो अभी जो हमने लिखा था क्या? अभिक्रिया वेग के बारे में। तो अभिक्रिया वेग, ओके। अब ये अभिक्रिया वेग का जस्ट अभी हमने कहा था कि इसकी पावर जो है यहाँ पर k लिखा हमने और यहाँ a x और b y लिखा। ठीक है, ये यहाँ पर k क्या है? हमें अभी जिस देखा था अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब यहाँ वेग स्थिरांक k निकल गया, लेकिन k अभी हमने जस्ट अभी देखा था x प्लस y, ये हमने n के बारे में कहा था, n ये निकल गया। अब ये क्या है? अभिक्रिया की कोटि। और अभी हमने कहा था कि कोटि 4 प्रकार की हो जाएगी, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, ये 3 प्रकार की हमारे होगी। अब इसमें एक k का मान भी जो ध्यान रखना, k का मान, ठीक है, k का मान इसके लिए अलग होगा, इसका मान इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा और इसके लिए अलग होगा। यानी कि प्रत्येक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान अलग होगा। यदि अभिक्रिया की घातों का योग 0 निकलता है तो उसके लिए वेग स्थिरांक का मान अलग होगा, अगर ये निकलता है तो उसके लिए वेग स्थिरांक का मान अलग होगा, 2 निकलता है तो वेग स्थिरांक का मान अलग, और टोटलिंग 3 निकलती है। किनकी टोटलिंग? इन दोनों की अभिक्रियाओं की सांद्रताओं की घातों का योग अगर 3 निकलता है तो उसके लिए वेग स्थिरांक अलग होगा। ओके, तो अब सर ये k है, तो k है क्या? वेग स्थिरांक है। तो वेग स्थिरांक का कुछ मापन करने के लिए कुछ यूनिट्स तो होगी, बिल्कुल है।
हम इसकी यूनिट यानी इकाई क्या होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी इकाई अगर हम देखें तो देखना बच्चों, इसकी इकाई निकालते हैं। ये अभिक्रिया वेग, मैं वापस लिख रहा हूं, अभिक्रिया वेग वो होता है k। अब मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं, अभिकारक लिखता हूं। दोनों क्या है हमारे सामने, अभिकारक ही तो है, ये अभिकारक, और मैं x प्लस वाई लिखता हूं। ऐसा दोनों की घातें हमेशा जुड़ती है। तो यहाँ अब k, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं k को इस साइड में, तो अभिकारक किधर आ जाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया वेग डिवाइडेड बाई अभिकारक, और अभिकारक x प्लस वाई। तो यहाँ के अभिक्रिया वेग जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, डी आर अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे वापस लिख देता हूं, डी आर अपॉन डी टी अपॉन अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारकों की हम सांद्रता काम में लेते हैं। ओके, और x प्लस वाई क्या होता है, x प्लस वाई क्या हो रहा है, n, तो मैं यहाँ पर n लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ रखना n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। अब यहाँ डी आर अपॉन डी टी, आर ऊपर क्या है, अभिकारक, और अभिकारक की सांद्रता, तो मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ ये अभिकारक और डिवाइडेड बाई समय लिख सकता हूँ, t के लिए ये समय हो जाएगा। इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करके, और हमारे नीचे हमारे पास कौन सी है, ये सांद्रता ही है। और चूंकि अभिकारक की मैंने पहले क्या लिखी थी, सांद्रता, उसी प्रकार से यहां पर अभिकारक की क्या लिख देता हूं, सांद्रता, और यहां पर समय। ओके, ये हमने इसको ब्रैकेट में बंद, डिवाइडेड बाई सांद्रता, है ना। अब यहां पर सांद्रता और सांद्रता जब है तो सांद्रता के ऊपर क्या लगाया जा रहा है, n तो है। अब इस सांद्रता को हम यहाँ लिखते हैं जैसे k, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास k जो हो जाएगा वो सांद्रता अपॉन समय, तो सांद्रता को यहाँ लिखते हैं और समय को मैं बाहर लिख देता हूँ। ओके, समय इनवर्स, जब डिवाइड में आ रहा है तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये बाहर की तरफ लिख दिया। और अपॉन क्या है, सांद्रता, एंड देखना वो जो कुछ नहीं किया, यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है सांद्रता अपॉन समय, तो समय जब नीचे आता है तो ऊपर जाता है तो इनवर्स में आ जाता है, मैंने इसको ऊपर में लिखा बस, और कुछ चेंज नहीं किया, तो यहाँ लिख दिया। अब जब दोनों के बेस समान होते हैं और वो डिवाइड में होते हैं तो ऊपर जाने के बाद वो माइनस में हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, सांद्रता को ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस एन, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस एन हो जाएगा, और समय ऐसा ही। और हमें पता है अब इनकी सांद्रता की ऐसा यूनिट्स क्या होती है, सांद्रता की यूनिट होती है हमारे सामने, देखना होती है मोल प्रति लीटर, लीटर इनवर्स, और यहाँ पर 1 माइनस एन, और समय की क्या होती है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, मोल लीटर। ओके बच्चों, यहाँ पर जी अब 1 माइनस एन, ये हमारे लिए के के लिए क्या निकल गई, यूनिट्स निकल गई, मोल लीटर इनवर्स, है ना, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन, और यहाँ पर यहाँ एन इज इक्वल टू क्या हुआ, अभिक्रिया की कोटि, जिसका मान 0, 1, 2 और 3 होता है, 3 से ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो ये अब इनके लिए अगर सर n की वैल्यू रख के देखें तो क्या क्या यूनिट्स निकलेगी, ऑफ कोर्स लिख लेते हैं। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर कहें k हमारे पास है, तो k है, अगर हम वैल्यू 0 रखें, ठीक है, यदि n इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, k मोल लीटर माइनस इनवर्स 1 माइनस 0, n की वैल्यू 0 है तो 1 माइनस n लिखा तो 0, और हमारे पास वो सेकंड तो ऐसा का ऐसा ही है, सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, तो 1 ऐसा का ऐसा ही, तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ओके बच्चों, ये हमारे
किसकी यूनिट निकल जाएगी? शून्य कोटि। n की वैल्यू 0, यानी कि n का मतलब एक्स वाई, जब दोनों की घातों का योग 0 होता है तब n की वैल्यू ये निकल जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बता रहा हूं मैं भी, यूनिट। k की वैल्यू हमारे काम आएगी, कब काम आएगी ये भी हम समझा देंगे, ठीक है। यदि अब n की वैल्यू कितनी हो? 1, n की वैल्यू 0 तो हमने लिख दी, 1 होगी तो क्या होगी? सीधी सी बात है, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1, और ये हमारा सेकंड इनवर्स। तो 1 माइनस 1 कितना होता है? 0, तो 0 की वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी? 1, तो यहाँ पर ये हट जाएगा तो बचेगा क्या? सेकंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है k की? किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए हमारे पास ये हो जाएगी। ओके, अब अगर हमें सर द्वितीय कोटि के लिए निकालनी है, ऑफ कोर्स हम द्वितीय कोटि के लिए निकाल लेते हैं k, यानी कि जब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ओके, जब k की वैल्यू हमारे पास, n की वैल्यू 2 हो जाती है तो k क्या हो जाता है हमारे पास? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2, तो यहां पर, और ये सेकंड इनवर्स, तो यहां क्या निकल जाएगी हमारे? मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। चलो मैं इसको यहां से हटा के ये लिख रहा हूं, इसको मिटा देता है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं मिटा सकूं। ठीक, यहां पर देखते हैं, यहां क्या लिखेंगे हम? k। तो यदि n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2, तो क्या निकल जाएगी? k की वैल्यू हमारे पास निकल जाती है मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर 1 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? माइनस के 1, और ये हमारा सेकंड इनवर्स। तो यहां पर मोल लीटर, तो मोल माइनस और माइनस घातें हमेशा जुड़ती है, तो यहां पर दोनों तो गुणा में है, गुणा में है तो मोल पर -1, तो यहां पर क्या जाएगा? मोल इनवर्स लीटर हमारे पास ऐसा का ऐसा ही, और सेकंड जो हमारे पास हो जाएगा वो हमारे पास सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे लिए हो जाती है ये। अब ये माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, और प्लस के कितने निकल जाएंगे हमारे पास? ठीक है, तो ये हमारे k की यूनिट हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, k 2 के लिए। ठीक है, अगर 3 के लिए निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस 3 कर देते हैं, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 आ जाएंगी, तो मोल यहाँ पर 2 हो जाते हैं, 2 में से -1 इसको निकालोगे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए एक मोल, सॉरी, ये हमारे लिए जो है एक यूनिट निकालनी है k की किसी अभिक्रिया वेग के लिए किस प्रकार से यूनिट निकाली जाएगी। ओके, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अब हमारे लिए जो है ये k निकाल लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि अभिक्रिया की कोटि को कैसे निकालें। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, यहां से सिर्फ देखना ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, मैं ये समझा देता हूं। ये जो k है, यानी कि k की हमने यूनिट्स निकाली है, ये क्यों जरूरी है? कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल दे दिया जाता है और उस न्यूमेरिकल के अंदर k बता दिया जाता है कि k का मान इतना इतना है, उसके आगे यूनिट लिख दी जाती है, और फिर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए ये किस कोटि की अभिक्रिया है, किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो हमें फिर वहां उनकी
यूनिट को देखकर पहचानना होता है कि किस कोटि की, सिर्फ यूनिट को देखकर, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं। इस क्वेश्चन को घुमाया इसलिए जाता है, बस सिर्फ इतना सा, अगर हमें यूनिट का मान अगर पता होगा तो हम पर्टिकुलर इस यूनिट के बेसिस पर उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसीलिए हमारे ये यूनिट्स ज़्यादा जरूरी है, बस इससे इसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें ये यूनिट के बेसिस पर आंसर देने होते हैं। दूसरी बात, अगर हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, अभिक्रिया की कोटि के लिए, तो उस समय क्या होता है कि न्यूमेरिकल सोल्व करने के बाद हमें अभिक्रिया का वेग जो भी निकला, कि मान लेते हैं XYZ कुछ निकला, तो उसके आगे यूनिट लगाना जरूरी होता है। और अगर हम यूनिट नहीं लगाते हैं तो एग्जामिनर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो हाफ नंबर कट कर सकता है, काट सकता है। तो हाफ नंबर बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको याद ही कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में तो हर एक मार्क्स जरूरी होता है, तो इसीलिए हमें ये यूनिट्स याद करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनके लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होती है। ओके, थैंक यू।